चेंज इन आज टॉपिक होगा। तो क्या मतलब होता है, किसी को पता है मीनिंग ऑफ चेंज इन सप्लाई? अगर मैं बोलूं तो उसमें क्या डिफाइन करोगे? सप्लाई कैसे चेंज होती है, उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं चेंज होने के। सप्लाई में कोई चेंज आ रहा है, कोई डिफरेंस आ रहा है उसमें। अच्छा, याद है तुम लोग को डिमांड में हमने चेंज इन डिमांड पढ़ा था, जिसमें कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, ये सारे टॉपिक्स देखे थे। इसमें तो उसमें क्या था, मतलब मीनिंग क्या था उस चीज का? मैम कब वो राइट वर्ड शिफ्ट होता है, कब लेफ्ट शिफ्ट होता है, किस वजह से होता है। ठीक है, वही चीज हमें क्या करनी है, यहाँ पे भी कवर करनी है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है आपका चेंज इन सप्लाई, इसमें हम यही बात करने वाले हैं कि जो सप्लाई कर्व में जो चेंजेस होते हैं, कभी वो इंक्रीज करते हैं, कभी वो डिक्रीज करते हैं, तो इसका क्या मीनिंग होता है, क्या मतलब होता है, किस तरीके से चेंज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे आपका मीनिंग की, चेंज इन सप्लाई का मतलब क्या होता है। तो चेंज इन सप्लाई का मतलब होता है कि जब सप्लाई कर्व में शिफ्टमेंट देखा जाता है, शिफ्ट देखा जाता है, अब चाहे वो शिफ्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, वो क्या कहलाता है आपको चेंज, मतलब कि जो कर्व हम एक्चुअल में बनाते थे या जो कर्व बनता था उसमें जब किसी भी तरह का चेंज होता है तो वो क्या कहलाता है, चेंज इन सप्लाई। इसमें बोला है चेंज इन सप्लाई रेफर्स टू अ शिफ्ट ईदर टू द लेफ्ट और राइट। ठीक है, in the entire price quantity relation that defines a price supply curve। जो सप्लाई कर्व का जो रिलेशन था प्राइस के साथ, क्वांटिटीज के साथ, वो सारे की सारी चीजें यहाँ पे क्या की जाती हैं, आपके डिफाइन की जाती है। ठीक है, और अगर हम डिटेल में बात करें, अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें, तो सप्लाई के अंदर चेंज इन सप्लाई में हम ये भी कह सकते हैं कि ओके, देखो इसमें देखो एक पहला पॉइंट हम बोल सकते हैं, चेंज इन सप्लाई रेफर्स टू अ शिफ्ट, इधर ये वाला जो, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो आपका आता है वो कहता है इसेंशियली अ चेंज इन सप्लाई इज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, या तो अगर हम यहाँ पे इंक्रीज की बात करते हैं तो या तो वो इंक्रीज हो सकती है या तो वो डिक्रीज हो सकती है, मतलब कि जितनी भी क्वांटिटी हम सप्लाई में बात करते हैं वो क्वांटिटी में इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। उसके बाद कहता है आपसे दैट इज पेयर्ड विद अ हायर एंड लोअर सप्लाई प्राइस। अब देखो सप्लायर जो है, जो दुकानदार है, अगर वो किसी भी क्वांटिटी की सप्लाई करता है तो ये उसके हाथ में होता है कि वो उसको इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अगर सप्लाई इंक्रीज होती है तब भी आपका कर्व चेंज हो जाएगा, और सप्लाई में अगर किसी तरह का डिक्रीज होता है तब भी क्या हो जाएगा, कर्व में चेंजेस देखने को मिलेंगे। उसके बाद मिल क्या जाएगी। चेंज इन सप्लाई कैन ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी such as more efficient or less expensive production process or a change in number of competitors in a market. A change in supply is not to be confused with a change in quantity supply। क्या मतलब है कहने का, वो देखो क्वांटिटी सप्लाई में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो चेंज हो रहा है सप्लाई कर्व में जो चेंज हो रहा है, उसका रीजन कहीं ना कहीं न्यू टेक्नोलॉजी हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए अभी तक जो हम लोग काम कर रहे थे, जितना भी सप्लाई वगैरह का वर्क परफॉर्म किया जा रहा था, वो हो रहा था आपका बाय लेबर्स से। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, बाय लेबर्स का यूज करके, लेबर वगैरह का यूज करके अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को किया करते थे। बट अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम मांगते हैं कि हमने लेबर को हटा दिया और लेबर की जगह अब हम क्या करेंगे, बाय प्रोड्यूसर, बाय मशीनरी, मशीनरी का यूज करेंगे ताकि हम प्रोडक्शन को और अच्छी तरीके से कर सकें। तो इसमें जो चेंज हुआ, अब देखो अगर हम लेबर का यूज करते तो हम दिन में 10 या 20 यूनिट ही बना पाते जिसको कि हम सेल के लिए प्रेजेंट कर सकते। अब अगर हम मशीनरी का यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा ही प्रोडक्शन होगी। जब हमने न्यू टेक्नोलॉजी ली है तो पहले हम 10 यूनिट बनाते थे, तो अब हम कहीं ना कहीं 30 या 40 यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। जब ज्यादा मैन्युफैक्चर होगा तो आपकी जो सप्लाई है वो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से कहा गया है कि न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से या लेस एक्सपेंसिव प्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से आपके प्रोडक्शन इंक्रीज होते हैं। कई बार मार्केट में आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कम हो जाते हैं या उसमें किसी तरह का कोई चेंज देखने को मिलता है। इसका असर भी सप्लाई में आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हम इंक्रीज एंड डिक्रीज का प्रोसीजर क्या है आपका कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपसे बोलता है
अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व को, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि जो थ्योरी आपकी डिमांड की होती है वही थ्योरी कहीं ना कहीं सप्लाई की होती है, पर फर्क इतना होता है कि डिमांड आपकी डायरेक्टली रिलेटेड हुआ करती थी और सप्लाई आपकी डिमांड आपकी इनवर्सली रिलेटेड होती थी और सप्लाई आपकी डायरेक्ट रिलेटेड होती। इसमें बोला गया है a change in supply is an economic term that describe when the suppliers is of a given goods or services alter production or output. A change in supply can occur as a result of new technology such as more efficient or less expensive production process or a change in the number of competitor in a market. ठीक है, सेम बात हो रही है। इसमें बोला गया है कि चेंज इन सप्लाई इकोनॉमिक टर्म से ये डिस्क्राइब करती है कि जब जो प्रोडक्ट मार्केट में सप्लायर के द्वारा रखा गया था या जो सर्विसेज सप्लायर के द्वारा रखी गई थी, जब उसकी आउटपुट में या उसके प्रोडक्शन में किसी तरह का कोई चेंज होता है तो वो चेंज आपका सप्लाई के अंदर देखा जाता है। अ चेंज इन सप्लाई कैन ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी, जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट आगे कहता है अ चेंज इन सप्लाई लीड्स टू अ शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। सप्लाई में चेंज होने का मतलब है कि सप्लाई कर्व में भी क्या हो रहा है, शिफ्टमेंट हो रहा है, कर्व चेंज हो रहा है अपनी पोजीशन से, which causes an imbalance in a market that is corrected by change in price and demand। अब देखो, मान लीजिए कि प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ चेंज आपकी सप्लाई हो रही है, तो ऐसा करने से मार्केट में इनबैलेंस की सिचुएशन आ जाती, ठीक है। इम्बैलेंस की सिचुएशन आने की वजह से अब मार्केट में क्या किया जाता है, हम उसके अपने प्राइस एंड डिमांड को भी इक्वली चेंज करते हैं। क्या कहने का मतलब है, मान लो अभी आपकी कंपनी 10 यूनिट मैन्युफैक्चर करती थी, ठीक है, एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे। अभी आपकी कंपनी 10 यूनिट मैन्युफैक्चर करती थी, आपने न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आए और एक ऐसी मशीन लेकर आए जिसकी कैपेसिटी एक दिन में 100 यूनिट मैन्युफैक्चर करने की, ठीक है। इससे क्या होगा, जहां आप दिन में 10 यूनिट सेल करते थे, अब आप क्या करोगे, दिन में 100 यूनिट की सेल करोगे, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन होगी तो मार्केट में प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे, सेलिंग के लिए बहुत ज्यादा हो जाएंगे, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, लेकिन डिमांड अगर आपकी चेंज नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं कंपनी को लॉस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में कहा जाता है कि जब भी हम सप्लाई में चेंज करते हैं तो इम्बैलेंस आता है, मार्केट सिचुएशन इम्बैलेंस्ड हो जाती है, जिसके लिए हमें प्राइस और डिमांड को भी कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ता है। इसके बाद कहता है एन इंक्रीज इन अ चेंज इन अ सप्लाई शिफ्ट्स द सप्लाई कर्व टू द राइट। क्या बोला गया है, जब आपका चेंज करता है, मतलब कि जब आपका कर्व चेंज होता है, और कर्व चेंज होने का मतलब है जब आपकी सप्लाई इंक्रीज करती है तो उस टाइम पे आपका सप्लाई कर्व किधर मूव कर जाता है, राइट डायरेक्शन में मूव कर जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, अगर आपका जो कर्व है वो आपका क्या करता है, इंक्रीज करता है, मतलब कि सप्लाई जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो उस कंडीशन में सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा, आपका राइट हैंड साइड या राइट साइड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जब आपकी सप्लाई डिक्रीज करेगी, अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, इंक्रीज की बात कर रहे थे, अब जब आपकी सप्लाई में क्या होगा, डिक्रीज देखा जाएगा, तो उस कंडीशन में सप्लाई कर्व कहाँ चेंज हो जाएगा, लेफ्ट कंडीशन में क्या हो, लेफ्ट डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। ध्यान देना, इंक्रीज होगा तो राइट जाएगा, डिक्रीज होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगा। Essentially, there is an increase or decrease in quantity supplied that is paired with a higher or lower supply price. ठीक है, तो ये जो हायर एंड लोअर केस हो रहा था, जो इंक्रीज एंड डिक्रीज का केस हो रहा था, ये किसके साथ पेयर करता है, सप्लाई प्राइसेस के साथ पेयर करता है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं असर प्राइसेस के ऊपर भी देखने को मिलेगा। इसमें किसी तरह का कोई डाउट है, मीनिंग में कोई डाउट है, एनी डाउट? तुषार, सत्यम, राज पांडे, कुछ ना समझ में आया हो? हाँ राज, मैं मीनिंग एक बार और बता दिए। एक बार और, ओके राज, माइक ऑन करो। मैम थर्ड पॉइंट बता दीजिए, थर्ड पॉइंट बता दीजिए। ये वाला चेंज इन सप्लाई वाला, हाँ, चेंज इन सप्लाई इन एन इकोनॉमी, हाँ
इन एन इकोनॉमिक टर्म्स, ये फोर्थ पॉइंट है, हाँ ठीक है। ओके, यस मैम। देखो मीनिंग सिंपल सा ही है। अगर हम बात करें, चेंज इन सप्लाई का मतलब है जब क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो जाती है। आज हम 10 यूनिट सेल कर रहे थे, अब हमें 100 यूनिट सेल करेंगे, तो इसका मतलब सप्लाई में कहीं ना कहीं कोई चेंज देखने को मिला है, कोई ना कोई चेंज हुआ है, ठीक है। अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में बात अच्छा। करते हैं, अभी तो ये जो मीनिंग देखा था ये लेमैन की लैंग्वेज थी, ठीक है। अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में बात करते हैं तो चेंज इन सप्लाई का मतलब होता है जब प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन को, या फिर अपने जो प्रोडक्शन है उसकी अगर बात कर लें, या फिर जो वो आउटपुट सेल के लिए या सर्विसेज सेल के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं, जो उसका आउटपुट है, अगर उसमें किसी भी तरह का चेंज आता है तो इसका मतलब हमारा सप्लाई भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चेंज हो नॉर्मल रहा सी है। बात है। अगर प्रोडक्शन खुद सोचो 10 यूनिट बेचना उसके बाद रखी रहती थी, 10 यूनिट बेचना चाहता था, अब 10 की जगह उसके बाद 20 या 30 यूनिट हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं सप्लाई में असर पड़ रहा है, ठीक है। यही असर चेंज इन सप्लाई कहलाता है। और अगर सप्लाई हम इंक्रीज करते हैं, मतलब पहले हम 20 यूनिट बेचते थे, अब हम 100 यूनिट बेचते हैं, तो सप्लाई क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इंक्रीज हो इंक्रीज गई। होने का मतलब है वो कर्व आपका राइट हैंड साइड मूव कर जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर सप्लाई हमारी डिक्रीज हो जाती है, मतलब कि पहले हम 100 तो वो यूनिट, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। हाँ, तो वो लेफ्ट साइड चेंज हो जाएगा, ठीक है। मीनिंग में कोई और डाउट, क्योंकि अब हम इसकी इंक्रीज एंड डिक्रीज की तरफ भी जाएंगे इसीलिए। यस मैम। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका इंक्रीज इन सप्लाई का, ठीक है। इंक्रीज इन सप्लाई से तो मैंने अभी तो क्लियर कर दिया कि इंक्रीज इन सप्लाई का क्या मतलब होता है, मीनिंग क्या होता है, ठीक है। किस तरह से इसे डिफाइन करोगे, अगर मैं कोई बोलूँ आप लोग को एग्जांपल देने के लिए, तो कोई ऐसा एग्जांपल बता सकते हो इंक्रीज इन सप्लाई का? मैंने वैसे भी दिया था, अभी मैं समझा रही थी तो मैंने इस बारे में बताया भी था। कोई एक नॉर्मल सा एग्जांपल सोचो। मैम जैसे मार्केट में कोई प्रोडक्ट की मैम डिमांड ज़्यादा है तो मैम इसकी मैम सप्लाई भी मैम इंक्रीज हो जाएगी मैम, मतलब अच्छा, और अगर प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड हो रही तो फिर सप्लाई तो बढ़ेगी। डिमांड मैम की अब जैसे बात मैम ही नहीं किसी हो रही है, प्रोडक्ट की मैम कंप्यूटर डिमांड की बात ही मैम नहीं हो रही जैसे है। जैसे नहीं 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 प्राइस बढ़ेगा अगर उसकी सप्लाई भी बढ़ती जाएगी। वो तो नॉर्मल कंडीशन है, ये तो क्लियर है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन हम यहाँ पे वो बात कर ही नहीं रहे, ठीक है। कल मैंने जो क्लास ली थी उसमें मैंने बताया भी था कि लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब होता है जब प्राइस बढ़ेगी तब सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है, या जब सप्लाई कम होगी तब आपकी प्राइस भी कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज की, मतलब कि अदर फैक्टर्स की वजह से, यहाँ पे प्राइस तो इफेक्ट कर ही नहीं रहा सप्लाई को, ठीक है। इस पॉइंट पे मतलब चेंज में प्राइस तो इफेक्ट कर ही नहीं रहा। हम कोई अदर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ मैम पर इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल ये सब हाँ, इफेक्ट रॉ करेंगे मटेरियल्स इंक्रीज हो इन गए, सप्लाई। हाँ, रॉ मटेरियल्स हो गए, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, या टेक्नोलॉजी कस्टमर्स में ऐसे। चेंज आ गया, डिमांड चेंज हो गई, ये अदर फैक्टर्स हम यहाँ पे लेके चले, ठीक है। तो हम एज्यूम करते हैं कि हम यहाँ पे डिमांड का कॉन्सेप्ट लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हम यहाँ पे किसका कवर करने वाले हैं, डिमांड का। उससे हम समझेंगे कि इंक्रीज कैसे हो रहा है एंड डिक्रीज कैसे हो रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ चेंज इन डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स, ठीक है। हम यहाँ पे चेंज इन डिमांड की बात करें कि कंज्यूमर्स की डिमांड चेंज हो रही है, इसकी वजह से सप्लाई में भी चेंज आए। कर्व बनाते हैं, फिर आई थिंक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मीनिंग तो अभी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। कर्व में देखो, एक तो आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये आपका एक्स एक्सिस होगा। ये तो हमें पता है कि यहाँ पे हम क्या रखते हैं हमेशा, प्राइस, ठीक है। प्राइस होती है और नीचे क्वांटिटी होती है। हाँ, नीचे क्वांटिटी होती है। यहाँ पे हम क्या लेंगे, प्राइस लेंगे, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, आपका क्वांटिटी क्वांटिटी डिमांड सप्लाई, सप्लाई। हाँ ठीक है। कितनी क्वांटिटी हमने सप्लाई के लिए प्रेजेंट यहाँ पे की हुई है, ये चीज हम यहाँ पे नीचे इसका शो करेंगे, ठीक है।
अब देखो, अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दूं तो उससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी, और चीजें आसान हो जाएंगी। नीचे आपका क्या रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, इस पॉइंट पे यहाँ 0 रहेगा, इसमें तो कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एज्यूम करते हैं प्राइस जो है आपकी इधर 10 रुपए थी, इस पॉइंट पे 10 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आती है आपकी 8, ठीक है। फिर आएगा आपका 6, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। यहाँ पे ले लेते हैं आपका 8, 6, 4, 2 एंड देन 0, ठीक है। कुछ इस तरीके से क्या है आपके पॉइंट्स हैं, अपना यहाँ पे सही से करके लिख भी सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से क्वांटिटी सप्लाइड में भी यहाँ पे आपके पॉइंट्स लिखे जाएंगे, इसमें तो कोई मुझे लगता है कि डाउट होगा। तो प्राइस हम ऊपर की तरफ दिखाएंगे और क्वांटिटी सप्लाइड हम नीचे की तरफ दिखाएंगे, और ये पॉइंट हमारा 0 पॉइंट कहेगा। इतना क्लियर होना होगा, इसमें कोई नई चीज नहीं थी। कल की क्लास में हमने ये भी देखा था कि सप्लाई कर्व कैसे बनता है, ठीक है। लेट्स एज्यूम करते हैं यहाँ पे, होता है। ठीक है, एज्यूम करते हैं कि ये आपका सप्लाई कर्व, ठीक है, ये आपका सप्लाई कर्व है। इसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं आपका S1, क्योंकि ये आपका पहला सप्लाई कर्व। क्लियर हुआ? पहले हम इस सप्लाई कर्व को समझते हैं, क्या इसमें फिगर बोल रहा था। इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग कंडीशंस कुछ ऐसी थी कि प्राइस देखो इस लेवल पे था, तो क्वांटिटी सप्लाइड यहाँ पे थी, ठीक है। प्राइस इंक्रीज हुआ तो सप्लाई भी क्या हो गई आपकी, इतने लेवल तक इंक्रीज हो गई। देन अगेन प्राइस इंक्रीज हुआ, सप्लाई भी क्या हो गई आपकी, इंक्रीज हो, ठीक है। कुछ इस पॉइंट तक का, इस लेवल तक की चीजें हम यहाँ पे पहले सप्लाई कर्व में देख रहे थे, जो कि हमें लॉ ऑफ डिमांड कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि व्हेन एवर प्राइस इंक्रीजेस, जब जब आपकी प्राइस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तब तक आपकी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि यहाँ से देखो, प्राइस इंक्रीज हुई, सप्लाई भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें, प्राइस अगर डिक्रीज होती तो सप्लाई भी क्या हो जाती है आपकी, डिक्रीज हो जाती। आई थिंक ये क्लियर था, ठीक है। अब हमने बोला कि हम यहाँ पे बात करेंगे चेंज इन डिमांड की, ठीक है। कंज्यूमर की अब डिमांड चेंज हो रही है। जैसे कि अज्यूम करते हैं कि ये पॉइंट आपका 5 है, ये 10 है, और ये वाला कौन सा है आपका 15 है, ठीक है। डिमांड चेंज हो रही है, वो भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। इंक्रीज कर रही है तो हमने क्या पढ़ा है, कर्व कहाँ जाता है, राइट जाता है। अब देखो राइट साइड, कर्व का राइट डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी आपकी राइट डायरेक्शन, ठीक है। इतना तो पता है ना, कर्व की राइट डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी। सप्लाई इंक्रीज कर रही है, प्राइस में नो चेंज, प्राइस में कोई बदलाव नहीं हो रहा। तो अगर हम बात करें, पहले अगर किसी चीज की प्राइस 2 रुपए थी और सप्लाई हम 5 रुपए की करते थे, मतलब कि 5 लोग आके उस सामान को खरीदते थे। अब हमारी सप्लाई इंक्रीज होती है और 5 की जगह अब हम 10 यूनिट परचेज करते हैं, ठीक है। हमने कितने यूनिट परचेज किए, पहले हम 5 यूनिट परचेज कर रहे थे, अब कितने यूनिट परचेज करेंगे, 10 यूनिट्स परचेज करेंगे। तो इस पॉइंट पे हमारा नया कर्व कहाँ जाना चाहिए, कुछ इस तरीके से आना चाहिए। यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। ये हमारा एक पॉइंट हो गया, ठीक है। 5 रुपए में, 2 रुपए में सॉरी, हम आगे थोड़ा सा बढ़ गए, हमारी सप्लाई इंक्रीज हुई। नेक्स्ट बात करते हैं, जब प्राइस आपकी 4 रुपए थी तो पहले हम 10 यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे थे, सेल कर रहे थे। अब ये भी क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हमारी डिमांड क्या होगी आपकी, चेंज होगी, ठीक है। एज्यूम करते हैं कि ये इस पॉइंट पे आ गया है, इस लेवल पे आ गया। वैसे ही यहाँ पे भी चेंज होगा और ये भी क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्या कहने का मतलब है, जब सप्लाई अब ज्यादा हो रही, सप्लाई ज्यादा होने का मतलब है यहाँ पे हम इस लेवल तक खरीद रहे थे, अब हम ज्यादा बेचेंगे ज्यादा, तो पॉइंट भी क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, आगे हो जाएगी। अगर हम इसे बाय अ कर्व देखने की कोशिश करते हैं, तो देखो कर्व कैसा बन रहा है, ठीक है। पहले यहाँ पे हम इस रुपए में कितना खरीदते थे, यहाँ तक खरीद रहे थे,
ठीक है। लेकिन अब हम कहाँ तक खरीदेंगे, थोड़ा आगे तक जाएंगे। अब हमारा नया कर्व इस लेवल तक आ गया, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ कि नहीं, पहले यहाँ तक था, अब हम और आगे तक आ चुके हैं। वैसे ही इस पॉइंट पे पहले यहाँ तक हम खरीदते थे, इस पॉइंट तक, ठीक है, लेकिन अब हमारी ये भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, इंक्रीज कर गई। है ना। उसी तरीके से यहाँ पे हम इस लेवल तक परचेज किया करते थे, अब हमने क्या किया, इस लेवल को भी इंक्रीज कर दिया, तो कहीं ना कहीं हमारी सेल भी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, एक न्यू कर्व ड्रॉ करेंगे, एक न्यू सप्लाई कर्व ड्रॉ करेंगे। कैसे, जो इन सभी पॉइंट से होता हुआ निकल के जाएगा। तो सप्लाई कर्व कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे सप्लाई कर्व में चेंज हुआ है, हमारा सप्लाई कर्व इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, आपका राइट हैंड साइड में मूव कर गया। कहाँ मूव कर गया, राइट हैंड साइड। हम जरूरी हो कि वो क्या चीज, हम जरूरी हो कि सप्लाई का उसके पैरेलली हो। नहीं जरूरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है कि आपके पैरेलल ही हो, और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आपका ये स्ट्रेट लाइन ही हो, ठीक है। हम एज अ कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा ये स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल ही रहे, डिफरेंस रह सकता है, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट, इसमें इंक्रीज में कोई डाउट है, ध्यान रखना है, सिर्फ इंक्रीज होगा तो राइट जाएगा। क्यों राइट जाएगा, क्योंकि देखो पहले हम 5 यूनिट खरीदते थे, अब हमने 10 यूनिट खरीदने लगे, पहले 10 खरीदते थे, अब हम 20 खरीदने लगे, तो क्या होगा, ये इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज होने की वजह से हमने राइट हैंड साइड इसको मूव किया। अब कोई डाउट इंक्रीज से रिलेटेड, तो अच्छा अब ये बताओ कि डिक्रीज में हम कैसे करेंगे। अब डिक्रीज में कब कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। लॉजिकल में सीधा सा है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। इसमें भी हम वही एग्जांपल लेंगे समझने के लिए जो हमने यहाँ पे लिया था कि डिमांड आपकी चेंज हो गई है, ठीक है। डेफिनेशन है, अपना स्क्रीनशॉट लोगे तो आप याद कर लेना, वैसे सेम ही है, कुछ नया नहीं है, जब हम ऊपर पढ़ के आए थे सिर्फ वही चीजें। कर्व फिर से आपको यहाँ पे ड्रॉ किया जाएगा, ये हो गया आपका यहाँ पे वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, ये क्लियर है। इसी पे हमारा एक कर्व था ये, जिसको कि हम बोल देते हैं कि आपका सप्लाई कर्व है, इसका हम नामकरण कर देंगे यहाँ पे S1, ठीक है, ये हो गया आपका S1। ये ओरिजिनल था इसलिए हमने इसका नामकरण क्या किया है, S1 कर दिया है। नीचे क्या आएगा आपका क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका क्वांटिटी सप्लाई, और यहाँ पे क्या शो किया जाएगा, आपका प्राइस, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सप्लाई में कमी आ रही है। कमी आने का क्या मतलब होगा, अब इसको देखो यहाँ पे, कमी आने का मतलब होगा यहाँ पे कि पहले जो हम यूनिट्स खरीदते थे, लेट्स एज्यूम करते हैं इस पॉइंट पे नीचे से स्टार्ट करते हैं, पहले हम इतनी यूनिट कंज्यूम कर सेल करते थे, ठीक है। अब क्या है, सप्लाई में कमी आई है, तो कमी आने का मतलब है कि अब इससे मुझे क्या करना होगा, कम करना होगा। कम करने के लिए मैं कहाँ मूव करूंगी, लेफ्ट मूव करूंगी, और एज्यूम करते हैं कि अब मेरा ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब देखो आगे अगर बढ़ते हैं तो आगे हम ये देखेंगे कि पहले हम लोग इतना सप्लाई किया करते थे, ठीक है, लेकिन अब इसमें भी हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कमी होगी, ठीक है। और कम करने के लिए अब हम मान लीजिए यहाँ तक इस चीज को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही और आगे बढ़ेंगे और ऊपर ऊपर चलते चले जाएंगे। इसी पे अगर अब हम यहाँ पे कर्व ड्रॉ करें तो कहाँ से कर्व निकलेगा, एक तो ये पॉइंट, फिर दूसरा ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को लेते हुए हमें क्या करना है, एक कर्व ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से,
ये है आपका नया सप्लाई कर्व जिसका हम नया नामकरण करेंगे और ये नामकरण हो गया आपका इसका S2। ठीक है, न्यू सप्लाई कर्व S2 कर्व। देखो कमी आई है, चेंज हुआ है, सप्लाई कर्व जहां आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था अब कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया। ऊपर की तरफ जाने का क्या मतलब हुआ, इसमें कमी आई है। और कमी आने की वजह से पहले देखो हम लोग कितनी यूनिट परचेज करते थे, इतनी थी, अभी क्या हो गई, कम हो गई, यहाँ हम चले गए। ठीक है, इस पॉइंट से हम कहाँ गए, अंदर की तरफ मूव कर गए। ठीक है, ये लेस हो रहा, लेस होगा तो हम क्या करेंगे, आपका लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे। तो इसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड मूवमेंट हुआ है, रीजन ये क्या हुआ है, डिक्रीज। ठीक है, क्लियर है, कर्व कैसे आपका राइट हैंड साइड मूव किया और कैसे आपका लेफ्ट हैंड साइड मूव। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को ना, ये आपका इंक्रीज एंड डिक्रीज का नो कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये पूरा कर्व हो गया आपका इंक्रीज वाला, और ये पूरा जो कर्व हो गया ये है आपका डिक्रीज। किसी को कोई प्रॉब्लम, नो मैम नो। अब देखो इंक्रीज एंड डिक्रीज में मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा कि लेफ्ट में क्यों गया, राइट में क्यों गया। अब इसके आते हैं कॉजेस। ठीक है, ये क्यों चेंज हुआ, तो देखो कॉजेस पढ़ने के लिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जस्ट बिकॉज चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, हो सकता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज हो गया हो, क्लाइमेट चेंज हो गया हो, कस्टमर की डिमांड चेंज हो गई हो, टेक्निकल प्रोग्रेस हो गई हो, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई हो, टैक्स एंड सब्सिडीज वाला पॉइंट आ सकता है इसमें आपका। ठीक है, ऐसे करके जितने भी हमने सप्लाई के अदर फैक्टर्स पढ़े, जो फैक्टर अफेक्टिंग हमने यहाँ पे देखे थे, वो सारे के सारे कॉजेज होंगे चेंज इन सप्लाई। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं कॉजेज ऑफ change in supply in supply is equal to factor affecting supply। ठीक है, जितने भी हमने फैक्टर अफेक्टिंग पढ़े थे वो सब क्या था, आपका कॉजेस था सप्लाई में चेंज होने का, प्राइस को छोड़ के। ठीक है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी को छोड़ के जितने भी अदर फैक्टर्स होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कॉजेस कहलाएंगे। क्लियर है, कोई डाउट है कि अब अगर पूछे कि इंक्रीज क्यों हुआ, तो देखो इंक्रीज में भी वो टेक्नोलॉजी डिमांड वो सारी चीजें आएंगी, लेकिन वो इंक्रीज के प्रोस्पेक्टस से आएंगी। ठीक है, अगर हम बात करें डिक्रीज की, तो डिक्रीज में भी वही सब आएगा कि टेक हो सकता है टैक्स में कोई चेंज हुआ हो, कस्टमर की डिमांड में किस तरह का कोई चेंज हुआ हो, ये सारे अदर फैक्टर्स जितने भी होते हैं। ठीक है, ये इंक्रीज एंड डिक्रीज का कॉन्सेप्ट। देखो सप्लाई का जो आपका चैप्टर है अंडर अ कोर्स, उसमें इतनी ही चीजें हैं। अब आएगा आपका इलास्टिसिटी इन सप्लाई। जिस तरह से आपने इलास्टिसिटी इन डिमांड पढ़ा था, वैसे ही आपको पढ़ना है इलास्टिसिटी इन सप्लाई, जो कि कल की क्लास में कवर होकर आपकी इकोनॉमिक्स की यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। फिर अब हम अदर सब्जेक्ट में जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट है किसी को कुछ भी। बिजनेस लॉ की देखो आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, यूट्यूब पे अपलोडेड भी है, वहां जाके पढ़ लेना। कोई अगर डाउट हो तो एक दिन डाउट क्लासेस कंडक्ट करा के उस पर हम डाउट्स क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से इकोनॉमिक्स की भी एक यूनिट आपकी यहाँ पे खत्म होती है। अब हम बाकी आपके ह्यूमन वाला उसके सब्जेक्ट बाद स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन बिहेवियर शुरू करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने, यस मैम। यस मैम। ओके, अटेंडेंस ले लेते हैं।